देखिए, हमारा अगला कोशिकांग है न्यूक्लियस। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस है वो सेल सेंटर भी कहलाता है, सेल का मैनेजर भी कहलाता है। तो ये कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है और इसके बेस पे कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में बांटा गया है। जो न्यूक्लियस है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। देखिए, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि न्यूक्लियस की खोज करता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन, और सेल की खोज करता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज कहाँ की, तो सेल के जो ऑर्किड प्लांट हैं उनकी रूट की जो सेल हैं उनमें उन्होंने डिस्कवर किया है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन पाए जाते हैं, जो आप आगे समझेंगे। ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने दिया है। ये भी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है परीक्षाओं में। फिजियोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस की फिजियोलॉजी क्या है, न्यूक्लियस है वो सेल को कंट्रोल करता है, तो इस पे जो एक्सपेरिमेंटल वर्क किया है वो जे हैमरलिंग नामक साइंटिस्ट ने किया है। इन्होंने एसिटाबुलेरिया जो फंजाई है उन पे वर्क करते हुए ये स्थापित किया कि सेल को कंट्रोल करने का कार्य या फिजियोलॉजी ऑफ जो सेल को डिसाइड करता है वो न्यूक्लियस ही करता है। लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर जो न्यूक्लियस है वो एसिटाबुलेरिया इज ए एल्गी, फंजाई नहीं है, एल्गी में ये इन्होंने वर्क किया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, जे हमरलिंग ने किस के ऊपर वर्क किया, एल्गी पर। कौन सी एल्गी पर, जे हैमर एसिटाबुलेरिया पर। कोशिका की मेटाबॉलिक क्रियाएं, जेनेटिक सूचनाओं का स्टोरेज करना, ये सब न्यूक्लियस ही करता है। यूकैरियोटिक सेल, ये सेल डेवलपमेंट न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। सिव सेल्स जो फ्लोएम का एक कंपोनेंट है, सिव सेल, चांदनी नलिकाएं। सिव सेल्स में भी सिव सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। साथ ही यूकैरियोटिक सेल होते हुए भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये एक्सेप्शन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो मैमल की मैच्योर आरबीसी है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो भी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन अपवाद के रूप में दो चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो सिव सेल चांदनी नलिका है फ्लोएम की, और दूसरी आपकी जो मैमल आरबीसी में नहीं पाया जाता। एक सेल में नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम जो है उसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो बाई न्यूक्लिएटेड होता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है। ओपेलाइना जो होती है वो भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही है, और वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होता है। जो रेखित मांसपेशियां जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती हैं। एपिडर्मिस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस निमेटोड्स भी मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होती हैं। प्लांट सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये कोइनोसाइट सेल्स का कोइनोसाइट प्लांट सेल में भी कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। वो प्लांट सेल जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं वो कोइनोसाइट सेल्स कहलाती हैं, और ह्यूमन के अंदर सिनिस्ट्रियल कारणों से भी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। अब हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये सेल का मैनेजर भी कहलाता है, ये सेल का कंट्रोलर भी कहलाता है। तो परीक्षाओं में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच सेल ऑर्गेनली नोन एज कंट्रोलर ऑफ सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में पहले तो बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप की। न्यूक्लियर एनवेलप को हम न्यूक्लियर कैरियोथिका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कैरियोप्लाज्म, जिसे कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, इसकी खोज फोंटाना ने की है, हम अलग से भी पढ़ेंगे। क्रोमेटिन, इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये दो टाइप के यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। ये भी हम आगे की क्लासेस में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं।
पर पहले हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में 3 ऐसी संरचनाएं होती हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड भी कह दो, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, ये इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, बाहर की मेम्ब्रेन तो आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है और अंदर की ये मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। अब इसके अंदर अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये देखिए जिसमें जीसी कंपोनेंट, ये देखिए ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसे हम कैरियोलिम्ब भी कहते हैं। उसके बाद में ये क्रोमेटिन पदार्थ है और ये होता है न्यूक्लियोलस। ये देखिए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो पोर पाए जाते हैं उन्हें हम न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। न्यूक्लियर पोर, तो ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर किसका बना होता है? तो न्यूक्लियर पोर दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, एन्युलस और न्यूक्लियर पोर। तो एन्युलस और न्यूक्लियर पोर, तो देखिए ये तो पोर है और ये इसके चारों ओर इसका एन्युलस है। तो एन्युलस 8 प्रोटीन का बना हुआ होगा, जिसकी स्ट्रक्चर आगे आएगी। ये दोनों स्ट्रक्चर सामूहिक रूप से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहलाती हैं। इसमें कैरियोलिम्ब, कैरियोप्लाज्म है, डीएनए, इसमें ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए स्प्लाइसिंग की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। और इसमें ये क्रोमेटिन पार्ट है जिसमें डार्कली स्टेन होता है वो हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है, जो लाइटली स्टेन होता है वो क्रोमेटिन कहलाता है। एनओआर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है, जो हम न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे तब उसके डिस्कशन में आएगा। अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैरियोथिका भी कहलाती है, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहलाती है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाई जाती है उस स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स उपस्थित होता है जो विभिन्न पदार्थों का आवागमन होने देता है। तो देखिए बाहर सेल से कोई मटेरियल अंदर गया, अंदर से प्रोटीन बना, राइबोसोम बना, वो बाहर गया तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। इस पोर के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है जो पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। तो चलिए अब हम विस्तार से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, जिसमें एक तो होता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का मतलब होता है छिद्र, एक जो नेचुरल छिद्र जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है और उसके छिद्र के चारों ओर पाए जाने वाले 8 प्रोटीन, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन। और ये 8 न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन सामूहिक रूप से एन्युलस कहलाते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। थोड़ा मैं इसको ये कर देता हूँ हाईलाइट, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इनके बीच में ये स्पेस है। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बीच में स्पेस। इसके चारों ओर ये 8 जो एनुलस प्रोटीन है ये आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए एनुलस प्रोटीन है, ये आउटर रिंग है, ये इनर रिंग है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन है, ये रेडियल स्पोक्स इससे बाहर की ओर निकले हुए हैं। अब है आपका प्लाज्म या कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए ये हो गया। तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से सेलेक्टेड जो एलिमेंट्स होंगे, मटेरियल होगा, वो सेल न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाएगा और सिलेक्टेड ही साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें एन्युलस और न्यूक्लियर पोर है, जिसे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब आता है कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म को हम कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन,
डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब मिलकर के इसे न्यूक्लियो प्लाज्म या लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोइड की अधिकता, न्यूक्लियोटाइड इसमें अधिक पाए जाते हैं। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन के एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, डीएनए आरएनए की स्प्लाइसिंग भी होती रहती है। अनवांटेड जो कंपोनेंट होते हैं वो स्प्लाइस हो जाती हैं। फिर होता है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। अब हम न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसकी खोज फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने की थी। क्रोमेटिन के साथ अटैच होकर के न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर इस रीजन का फॉर्मेशन करता है। अब केंद्रिका के बारे में ज्यादा विवरण हम इसकी एक अलग से क्लास में करेंगे।